नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और इस बार हम बातचीत करेंगे एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में जो टाटा म्यूचुअल फंड से है, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और चूंकि आपने सुना ही होगा कि बजट में या अदरवाइज बहुत ज़्यादा फोकस सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही है, प्राइवेट कंपनियों की तरफ से भी बहुत बड़े कैपेक्स हो रहे हैं। तो इस ग्रोथ को कैसे कैप्चर किया जाए, इस थीम में कैसे पैसे बनाए जाएं, इसके लिए हम लोग इस एक थीमेटिक फंड के बारे में बातचीत करेंगे। और इसके फंड मैनेजर और बहुत ही सीनियर अभिनव शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो जिन्होंने इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की है और IIM लखनऊ से मैनेजमेंट भी किया है और बहुत लंबा तजुर्बा है इनका फंड को मैनेज करने का। अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पे। तो धन्यवाद। हमने ये सोचा कि आजकल बड़ी बातें हो रही इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में लोगों को बताया जाए कि अगर किसी की दिलचस्पी इस बारे में है कि हम इंफ्रा ग्रोथ में पैसे बनाना चाहते हैं, उसमें वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस फंड के बारे में किया जाए। लेकिन इससे पहले कि हम आपके फंड में डीप डाइव करें, हम थोड़ा एक बार मैक्रो पिक्चर भी समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप फंड मैनेजर हैं, आप ये सब चीज़ें ज़रूर देखते होंगे। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और उसमें ये थ्रस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाए, क्या कोइंसाइड हो रही हैं? जी नीरज जी, पहले तो धन्यवाद अपने शो में मुझे बुलाने के लिए। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है जिसकी हम बात करते हैं, अगर आप देखेंगे अगर मैं पिछले 2010 से 2020 के दशक में देखता हूं, तो वो इट वाज मेनली ड्रिवन बाय कंजम्पशन, जो कि हम कह सकते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट्स थोड़े से पीछे थे। पर 2020 ऑनवर्ड्स हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट्स में काफी तेजी आनी शुरू हुई है। और ये ना कि सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू आई है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें काफी पार्टिसिपेट कर रहा है। सो ग्रोथ स्टोरी आने वाले समय में मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट से ज्यादा चलेगी और कंजम्पशन थोड़ा सा बैक सीट लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कंजम्पशन नहीं ग्रो करेगा, बट डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ग्रोथ स्टोरी को लीड करेंगे। ओके। जैसे बहुत सारी थीम्स हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ी थीम है, और इसको एक डेफिनेशन में रखना बड़ा मुश्किल काम है कि किसको इंफ्रास्ट्रक्चर माने और किसको न माने। आप मुझे करेक्ट करिएगा कि क्या डेटा सेंटर भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा ब्रॉड है। तो आप एक फंड मैनेजर के तौर पर जब इस सेक्टर को देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें इसमें आप शामिल करते हैं? जी नीरज जी, यदि आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो इसका बेसिक प्रेमाइस या बेसिक आइडिया ये है कि ये एक इंडिया की इन्वेस्टमेंट से लिंक्ड है। सो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ अगर इंडिया में आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम प्ले आउट होती है। सो जो भी सेक्टर्स है जहां पे आपको लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट साइकिल से बेनिफिट कर सकते हैं, वो सब हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसा कि आपने बोला डेटा सेंटर, सो डेटा सेंटर जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होते हैं। हम जब इस फंड को देखते हैं तो आपकी बात सही है कि ये काफी एक ब्रॉड थीम है। सो एज फंड मैनेजर हमको इसे थोड़ा नैरो डाउन करना पड़ता है। सो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर अपने फंड की बात करूं, तो हमारे फंड में आप देखेंगे कि हम लोग का जो मैक्सिमम एक्सपोजर है वो करीब 5 मेन सब सेगमेंट्स में आप कह सकते हैं उसमें है, जिसमें आप कहेंगे कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, पावर सेक्टर, लॉजिस्टिक्स एंड सीमेंट एंड प्रॉपर्टी। यस, सो ये जो हमारे 5 से 6 सेक्टर हैं, इसमें हमारा ज्यादा फोकस है और इसी में हम आगे चल के ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस, एटलीस्ट फॉर अवर फंड। ओके। अभी बहुत ही कन्वेंशनल डेफिनेशन आपने हमें बताई। और हम लोग जब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम सुनते ही दिमाग में वही आता है कि कंस्ट्रक्शन होगा, रोड होगी, पावर होगा, लॉजिस्टिक्स में आ जाएंगे हम लोग। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें नई आ रही। और थोड़ा इसमें डीप में जाऊँ मैं, इससे पहले एक सवाल मुझे फिर आपसे इकॉनमी पे समझना है कि हमारी इकॉनमी जो है, बहुत सारे एस्टिमेट्स लोग लगा के चल रहे हैं, बट बहुत प्रैक्टिकल अगर हम लेके चलें तो 5.5-6 से ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि ग्रो अभी हो रही है। ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है, वो आपको लगता है कि जो अभी तो बहुत बड़े बड़े ऐलान है, सस्टेनेबल है? जी हाँ, बिल्कुल सस्टेनेबल है और इसके पीछे रीजंस है, तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। तो अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, तो आप देखेंगे इससे पहले जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट साइकिल आया था वो 2002 से 2010 के बीच में आया था। उसके बाद
बहुत सारी वजहों से हम लोग इन्वेस्टमेंट साइकिल में वी हैड अ काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड। तो जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है, अगर हम एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखते हैं, विच जो कि सबसे एक ब्रॉड मेजर है इन्वेस्टमेंट साइकिल का किसी भी कंट्री में, तो वो 35% के आसपास पीक किया था 2008 में, और अभी हम लोग अराउंड 29% पे हैं एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो वाई इट हैपेंड, वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग ने सो इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखेंगे एक कंट्री में, तो उसके 3 मेन इंजन होते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर हालांकि कैपेक्स करता रहा फ्रॉम 2010 टू 2020 पीरियड ऑल्सो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्योंकि 2010-11 के पीरियड तक लेवरेज काफी ज्यादा हो चुका था सिस्टम में, और डिमांड हमारी उतनी आई नहीं जितनी कि हमने एक्सपेक्ट करी थी, तो सिस्टम में ओवर कैपेसिटी क्रिएट हो गई। उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की एबिलिटी टू इन्वेस्ट वो कम होती चली गई, और ये जो पूरा पिछला 10-12 साल निकले, ये उसी को इम्प्रूव करने में निकल गए। बट अभी जब आप देखेंगे तो हमारा प्राइवेट सेक्टर की बैलेंस शीट काफी अच्छी हो गई है, काफी सुधर गई है। तो आज हमारा जो लेवरेज है प्राइवेट सेक्टर का, या आप डेट टू इक्विटी कह लीजिए या इनडेटेडनेस कह लीजिए, वो पिछले 15 साल के लोज पर है। वहीं पे अगर हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखते हैं किसी भी सेक्टर में, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आज एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ में मुझे दिख रहा है कि अगर मैंने आज इन्वेस्ट नहीं किया तो 2 साल में शायद मेरी कैपेसिटी सपोर्ट नहीं करेगी मुझे। तो इसकी वजह से ये एक वर्चुअल साइकिल जो क्रिएट हो रहा है, और ये एक बार स्टार्ट होता है तो जैसे हमने पिछले बार भी देखा कि इसमें काफी समय लगता है वापस नीचे जाने में। तो मुझे लगता है कि 4 से 5 साल तो आराम से है कि प्राइवेट सेक्टर विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। लास्टली जो एक और मैं बस ये फिनिश कर दूं कि लास्टली जो एक हाउस होल्ड सेक्टर है, जो विच इज द थर्ड इंजन, जो कि तीसरा इंजन है, और उसमें हम मेनली कहते हैं उसे आप कह लीजिए रियल एस्टेट सेक्टर। तो रियल एस्टेट सेक्टर भी अपने चैलेंजेस से गुजर रहा था पिछले 8-10 साल से। बट उस 8-10 साल में क्या हुआ कि काफी चेंजेस हुए, जैसे कि रेरा आया, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ा लैंडमार्क रिफॉर्म था। उसकी वजह से कंसोलिडेशन हो गया है अभी प्रॉपर्टी सेक्टर में, और एट द सेम टाइम अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसेज हैज इंक्रीज। तो आज आप देखेंगे बड़े सिटीज में, एटलीस्ट मेट्रो सिटीज में, पिछले 10 साल से प्राइसेस में ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई है, लेकिन इनकम ग्रोथ अपने हिसाब से चलती रही। तो आज अफोर्डेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट्स रीजनेबल है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत कम है, पर रीजनेबल है, और कंसोलिडेशन हो गया है सेक्टर में। तो हाउसिंग सेक्टर में भी मुझे लगता है कि काफी अच्छा अपसाइकिल आने वाले 4-5 साल में हम लोग देखेंगे। सो तीनों इंजन जो है अभी फायर कर रहे हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और हाउस होल्ड।